नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फिर से आपके लिए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी भी परिपथ में प्रतिरोध द्वारा व्यय वोल्टता को क्या कहा जाता है। यानी कोई भी इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस के द्वारा जो वोल्टेज खर्च कर दिए जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टता पतन, IR ड्रॉप, ये सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, ये सभी। क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हम ज्ञात करें यदि मान लीजिए तो V बराबर क्या बनता है, I इंटू R बनता है। और वोल्टेज ड्रॉप को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टता पतन कहते हैं। और V बराबर सूत्र क्या बन रहा है, I इंटू R बन रहा है। इस कारण से इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर D रहेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार पार्श्व परिपथ का मतलब होता है पैरेलल सर्किट या समानांतर परिपथ में सभी विद्युत धाराओं के बीच अनुपात को निम्न की भांति व्यक्त किया जाता है। अर्थात ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि समानांतर सर्किट के अंदर जो विद्युत धारा होती है वो किस तरह से व्यक्त की जाती है या किस तरह से ज्ञात की जाती है। तो पहला है ऑप्शन, इसके अंदर सभी धाराओं का योग होता है। दूसरा है कुल जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों के अंदर समान होती है। तीसरा ऑप्शन है कुल जो धारा होती है सभी प्रतिरोधों की धाराओं के गुणनफल के बराबर होती है। चौथा ऑप्शन ये कह रहा है कि कुल जो धारा है वो सभी प्रतिरोधों में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है वो एक दूसरे से विभाजित होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ए। क्योंकि समानांतर सर्किट के अंदर हम I बराबर क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर R1 R2 R3 जो दे रखे हैं वो रेजिस्टेंस है कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध, और भी आगे प्रतिरोध आप संयोजित कर सकते हैं, योजित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, धारा घनत्व जो है इसकी डेफिनेशन ये आती है सबसे पहले तो कि इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको धारा घनत्व कहा जाता है। और धारा घनत्व का प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है J। और J बराबर सूत्र बनता है I अपॉन A। I का मतलब होता है धारा और A का मतलब होता है क्षेत्रफल। दोस्तों, आप इन दोनों से परिचित हो। धारा जो होती है इसकी इकाई होती है एम्पियर और क्षेत्रफल की इकाई होती है क्या, मीटर स्क्वायर। तो इस धारा घनत्व का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है वो क्या होती है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर जो इकाई होती है वो होती है विद्युत धारा की। न्यूटन प्रति कूलाम जो इकाई होती है वो होती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर जो इकाई होती है वो होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब परिपथ में शक्ति व वोल्टता का मान हो तो विद्युत धारा की गणना नहीं की जा सकती है। अर्थात इनमें से कौन सा सूत्र है जिसके द्वारा विद्युत धारा की गणना नहीं की जा सकती है। देखिए दोस्तों, I बराबर सूत्र बनता है क्या, P अपॉन V बनता है। ठीक है दोस्तों, I बराबर, क्योंकि P बराबर क्या बनता है, P बराबर बनता है V और I। तो I बराबर क्या बन जाएगा, P बराबर है, I बराबर क्या बन जाएगा, P अपॉन V। तो ये पहला ऑप्शन ये कह रहा है शक्ति विभाजित वोल्टता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शक्ति विभाजित वोल्टता हो गई है। और दूसरा ऑप्शन है उसके अंदर भी P अपॉन V, इसका मतलब भी क्या है, शक्ति विभाजित वोल्टता। और तीसरा ऑप्शन है उसके अंदर भी शक्ति अपॉन वोल्टता दे रखा है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, शक्ति गुणनफल वोल्टता। P बराबर जो होता है हमारे पास में
वो शक्ति गुणनफल वोल्टता नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी, कि इस सूत्र के द्वारा हम विद्युत धारा की गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो ये है इनके अंदर हम विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श धारा मापी की चालकता क्या होती है? देखिए दोस्तों, धारा मापी का मतलब क्या होता है? एम्पियर मीटर। देखिए एम्पियर मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो निम्न होना चाहिए, लेकिन जब आदर्श आ जाता है तो उसके लिए क्या करना है? एक आदर्श एम्पियर मीटर या धारा मापी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है जी? शून्य होता है। और जब प्रतिरोध शून्य है तो उसकी चालकता क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, ओम के नियम के अनुसार श्रृंखला परिपथ। श्रृंखला परिपथ का मतलब होता है श्रेणी सर्किट या सीरीज परिपथ में सभी विद्युत धाराओं के बीच अनुपात को निम्न की भांति व्यक्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, श्रेणी जो सर्किट होता है उसके अंदर हम धारा के लिए क्या लेते हैं? I बराबर है I1 बराबर I2 बराबर I3 लेते हैं। अर्थात जो कुल धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में क्या होती है जी? समान होती है। यानी कि पहले प्रतिरोध में जो धारा होगी वही दूसरे प्रतिरोध में रहेगी, दूसरे प्रतिरोध में जो धारा रहेगी वही तीसरे प्रतिरोध में रहेगी। अर्थात कुल धारा सभी प्रतिरोधों के अंदर समान रूप से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के लिए सत्य कथन है। देखिए I बराबर Q अपॉन T बनता है दोस्तों, ये सत्य है। ठीक है, I बराबर V अपॉन R बनता है, ये भी सत्य है। I बराबर P अपॉन V भी बनता है, ये भी सत्य है। और D के लिए क्या बोल रहा है? वो उपरोक्त सभी। तो I विद्युत धारा हम ये जो सूत्र दे रखे हैं इन सभी के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। Q अपॉन T का मतलब होता है आवेश अपॉन समय। V अपॉन R का मतलब होता है वोल्टता विभाजित प्रतिरोध। P अपॉन V का मतलब होता है शक्ति विभाजित वोल्टता। इन सभी सूत्रों के द्वारा हम विद्युत धारा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्युत परिपथ की 3 मौलिक संस्थाओं में से कौन सी मौलिक संस्था नहीं है? देखिए दोस्तों, ये ऐसे पूछ रहा है कि मौलिक संस्था कौन सी नहीं है एक सर्किट के लिए। देखिए दोस्तों, सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल करंट का होना अति महत्वपूर्ण है। यानी कि जब करंट प्रवाहित नहीं होगा तो वो सर्किट पूर्ण रूप से नहीं बन पाएगा। अब जब करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर तो उन करंट फ्लो करवाने के लिए विद्युत दबाव या वोल्टेज या विभवांतर की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई जो करंट है वो किसी भी कंडक्टर में से प्रवाहित होगा, तो ऐसा कोई चालक नहीं है या ऐसा कोई तार ही नहीं है जिसका आर नहीं है, तो उसके लिए प्रतिरोध भी उस परिपथ में अति आवश्यक रूप से होता है। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है उसके अंदर करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध ये 3 तो मुख्य रूप से रहते हैं। शक्ति तो जब हम उसके अंदर ज्ञात करते हैं तो उसके अंदर करंट और वोल्टेज के गुणनफल से हम ज्ञात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी। सॉरी दोस्तों, डी, यानी कि डी जो है शक्ति जो है वो एक मौलिक आवश्यकता नहीं है, लेकिन करंट, वोल्टेज, प्रतिरोध उस सर्किट के अंदर मुख्य रूप से मौलिक रूप से रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनल वोल्टता के लिए गणनात्मक सूत्र निम्न में से कौन सा होगा? देखिए दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज जो होता है उसको दर्शाते हैं हम VT से। VT का मतलब ये होता है टर्मिनल वोल्टेज और VT का मतलब टोटल वोल्टेज भी होता है। तो देखिए दोस्तों, VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जो सूत्र है ये बनता है सूत्र, लेकिन ये सूत्र श्रृंखला परिपथ के लिए बनता है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा आ रहा है VT बराबर है EMF माइनस IR। देखिए EMF का मतलब क्या है? EMF का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस IR का मतलब क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि वोल्टता पतन। तीसरा ऑप्शन आ रहा है क्या? VT बराबर I इंटू R।
ठीक है दोस्तों, V बराबर सूत्र बनता है I इंटू आर, VT बराबर है R अपॉन I, ये तो सूत्र ही नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर है हमें टर्मिनल वोल्टेज यदि ज्ञात करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज के लिए कुल विद्युत वाहक बल जो होता है उसमें से हमें वोल्टेज ड्रॉप कितने हो रहे हैं उनको घटाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे को प्राप्त हो जाती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व का गणनात्मक सूत्र कौन सा है? देखिए धारा घनत्व के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, एक क्वेश्चन आ गया था हमारे पास में। इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको हम धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व के लिए गणनात्मक सूत्र शक्ति अपॉन वोल्टता। देखिए दोस्तों, शक्ति अपॉन वोल्टता जो बनता है सूत्र है वो बनता है हमारे पास में I बराबर सूत्र बनता है P अपॉन V। आवेश अपॉन समय, देखिए दोस्तों आवेश अपॉन समय I बराबर सूत्र बनता है Q अपॉन T। धारा अपॉन क्षेत्रफल, तो धारा घनत्व के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा C। वोल्टता अपॉन प्रतिरोध है, तो ये सूत्र जो बनता है I बराबर सूत्र बनता है क्या हमारे पास में V अपॉन R। ठीक है दोस्तों, तो धारा घनत्व की बात कर रहा है तो धारा घनत्व के लिए C आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 मिली एम्पियर के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 1 मिली, देखिए दोस्तों ए जो ऑप्शन है इसका मतलब है 1 माइक्रो एम्पियर। बी जो ऑप्शन है वो है हमारे पास में 1 मिली एम्पियर को दर्शा रहा है। ठीक है, सी जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास में 1 मिली एम्पियर को दर्शाता कि हम इसके लिए ये लिख सकते हैं 1/1000, तो इसका मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। और डी ऑप्शन जो है इसका मतलब भी क्या है? मिली एम्पियर, क्योंकि 1 × 10⁻³ जो आ रहा है तो किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो भी 1 मिली एम्पियर को दर्शा रहा है, सी वाला ऑप्शन भी 1 मिली एम्पियर को दर्शा रहा है, बी वाला ऑप्शन भी 1 मिली एम्पियर के लिए दर्शा रहा है, लेकिन ए जो ऑप्शन है ये माइक्रो एम्पियर को दर्शा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए रहेगा, क्योंकि असत्य है ये और ये तीनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? देखिए दोस्तों माइक्रो एम्पियर के बारे में पूछ रहा है। ए ऑप्शन है इसके अंदर 1 × 10⁻³ एम्पियर दे रखा है, तो इसका मतलब होता है 1 मिली एम्पियर। बी जो ऑप्शन है इसके अंदर दे रखा है 1 × 10⁻6 एम्पियर, तो दोस्तों ये माइक्रो एम्पियर को दर्शा रहा है। सी ऑप्शन है 1 × 10⁻³ एम्पियर, तो इसका मतलब होता है किलो एम्पियर। 1 × 10⁻6 एम्पियर, इसका मतलब होता है दोस्तों मेगा एम्पियर। दोस्तों यदि वो एक की जगह आपको V देता है तो वो वोल्टेज का मान हो जाता है, और ओम देता है तो वो प्रतिरोध का मान जो होती है। हमारे पास में इकाइयाँ फिक्स होती है, जैसा करंट की इकाई जो होती है एम्पियर होती है, लेकिन इनके मान जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। कि जैसा कि करंट जो है सर्किट के अंदर 2 एम्पियर की जगह 5 एम्पियर प्रवाहित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 एम्पियर धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गतिमान होते हैं? देखिए दोस्तों 1 एम्पियर के लिए हम ये कहते हैं कि किसी भी परिपथ के अंदर 1 सेकंड समय में 6.28 या 24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। यानी कि 1 सेकंड समय में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फिर 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 2.5 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों 2.5 मिली एम्पियर है, इसके अंदर हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन कितने एम्पियर होंगे? तो देखिए 2.5
इंटू 10⁻³ इसका मतलब क्या हो गया? अब 2.5 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या हो गया? 2.5 मिली एम्पियर। अब देखिए दोस्तों, हमें ये जो 10⁻³ है ये गुणा में है तो नीचे लेकर के आएंगे तो ये भाग में हो जाएगी और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी। तो देखिए 2.5 अपॉन 1000 हो गया है। अब देखिए दोस्तों, इस वाली पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना? 2.5 अपॉन क्या करना है? बराबर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि हम 25 के अंदर 10,000 का भाग देते हैं तो हमारे पास में करेक्ट आंसर आता है कितना? 0.0025 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में? डी। क्या रहेगा दोस्तों? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत दबाव से आपूर्ति स्रोत में वोल्टता पतन घटाकर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, विद्युत दबाव का मतलब होता है EMF। ठीक है दोस्तों, विद्युत दबाव से आपूर्ति स्रोत में वोल्टता पतन का मतलब क्या होता है? IR। ठीक है, घट अगर क्या प्राप्त किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस तरह का एक सूत्र पहले भी आया था हमारे पास में। तो इस तरह का जो सूत्र बनता है ये किसको दर्शाता है हमारे पास में? VT, यानी कि टर्मिनल वोल्टता को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? C, यानी कि हम टर्मिनल वोल्टता जो होती है वो EMF में से जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, IR जो ड्रॉप होता है, वोल्टता पतन जो होता है, उसको घटाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई क्षेत्रफल में से प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा क्या? धारा घनत्व है। विद्युत धारा किसे कहते हैं दोस्तों? आपको पता है ही। विद्युत क्षेत्र भी आपको पता है, विद्युत विभव भी आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1000 मिली एम्पियर किसके तुल्य है? देखिए दोस्तों, 1000 मिली एम्पियर का मतलब क्या हो गया है? 1000 इंटू 10⁻³ ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस 1000 के अंदर हमें 1000 का भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? हमारे पास में एक मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 1000 से 1000 कट जाएगा। तो देखिए, अब हमें इस मान को डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1000/1000। इसको हल करते हैं तो हमारे को क्या मान प्राप्त होता है? 1। तो इसके लिए देखो, 1000 मिली एम्पियर किसके तुल्य है? 1 एम्पियर के तुल्य है, 10 एम्पियर के तुल्य है, 1000/1000 एम्पियर के तुल्य है। ए व सी दोनों, तो इसके अंदर क्या रहेगा करेक्ट आंसर? ए व सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को कम व ज्यादा किससे किया जाता है? अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसको हम कम और ज्यादा किसके द्वारा कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, डीसी जनित्र जो होता है ये हमारे को डीसी विद्युत वाहक बल प्रदान करता है आउटपुट में। बी ऑप्शन है प्रेरणामित्र। तो प्रेरणामित्र के द्वारा हम अल्टरनेटिंग करंट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। रोटरी बूस्टर ये जो होता है ये डीसी के अंदर वोल्टता के मान को बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध है डीसी के अंदर वोल्टेज को घटाने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है, धारा के मान को घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति गुणांक होता है। अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसके अंदर पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक का मतलब क्या होता है? पावर फैक्टर, जिसको cos फाई से दर्शाया जाता है मुख्य रूप से। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। पावर फैक्टर का अधिकतम मान जो होता है वो इकाई, यूनिटी या 1 होता है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा के अंदर देखिए दोस्तों, इकाई से अधिक होता ही नहीं है शक्ति गुणांक की, 0 से 1 के मध्य होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट है,
प्रत्यक्ष विधि द्वारा निम्न में से कौन सी विधि द्वारा डीसी का उत्पादन किया जा सकता है। देखिए, प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली डीसी का उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जा सकता है। प्रत्यावर्तक दोस्तों, जो अल्टरनेटर होता है उसको हम प्रत्यावर्तक कहते हैं, और अल्टरनेटर के द्वारा शुरुआती विद्युत वाहक बल भी क्या होता है, एसी होता है, और आउटपुट का जो विद्युत वाहक बल होता है वो भी एसी ही होता है। डायोड जो होता है दोस्तों, वो एसी को डीसी में बदल करके देता है, अर्थात डायोड के अंदर जो निवेशी इनपुट विद्युत वाहक बल होता है वो एसी होता है, और निर्गत जो होता है आउटपुट जो होता है वो पल्सेटिंग डीसी होता है। डीसी जनित्र शुरुआती जो ईएमएफ उत्पन्न करता है तो वो एसी ही उत्पन्न करता है, लेकिन आउटपुट के अंदर वो डीसी देता है, अर्थात डीसी जनित्र के अंदर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम्यूटेटर सेगमेंट्स दिक् परिवर्तक खंड लगे होते हैं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, डायरेक्टली डीसी का इनमें से किसी के द्वारा भी उत्पादन नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी। ठीक है दोस्तों, आज की जो सीरीज थी हमारी, इसके अंदर 20 क्वेश्चन थे, और ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट विद्युत धारा से संबंधित ही थे। दोस्तों, फिर से मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।